रोड सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 1। दिल्ली। रात के ठीक 4 बज रहे थे। मुख्यमंत्री आवास की ऊंची छत पर तेज हवाएं गूंज रही थीं। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और उसी छत पर खड़े थे दिल्ली के सबसे युवा और सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत, जिनकी उम्र 28 साल थी। उनकी बाहों में एक लड़की थी जिसे उन्होंने कंधे पर ऐसे उठा रखा था जैसे कोई बोझ हो। वो लड़की बुरी तरह तड़प रही थी। वरदान सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, नीचे उतारिए मुझे। लेकिन वरदान की आंखों में कोई रहम नहीं था। उन्होंने बिना रुके कदम बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, नहीं। वो लड़की फिर से झटपटाई, सर प्लीज छोड़िए मुझे, मैं गिर जाऊंगी। वरदान की पकड़ और मजबूत हो गई थी। बोला ना, नहीं उतारेंगे। वरदान की आवाज में वही सीएम वाला रौब था। उस लड़की की सांसें तेज हो गई थीं। सर प्लीज, मुझे डर लग रहा है। वरदान बिना उसकी तरफ देखे बोले, डरना चाहिए आपको। कुछ ही सेकंड बाद वह छत की उस दीवार तक पहुंच गए जहां से नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो दोनों बिल्डिंग के रूफटॉप पर थे। उन्होंने लड़की को कंधे से उतारा और सीधे दीवार के किनारे पर खड़ा कर दिया था। लड़की के पैरों के नीचे जैसे जमीन ही नहीं थी, सिर्फ दीवार थी। उसने डरते हुए नीचे झांका। नीचे देख। वह लड़की बुरी तरह कांप गई थी। उसने जल्दी से वरदान का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, सर ऐसा मजाक मत करिए प्लीज। वरदान की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। वे धीमी मगर ठंडी आवाज में बोले, हम कभी मजाक नहीं करते। एक सेकंड की चुप्पी के बाद फिर वरदान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम हर वक्त सीरियस रहते हैं। हवा और तेज चलने लगी थी जो उस लड़की की कपकपाहट को और बढ़ा रही थी। वरदान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वह लड़की कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन उसकी आवाज अचानक बहुत शांत हो गई थी। वह धीमे से बोली, मैं क्विट करना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है सर। उस लड़की की बात सुनकर वरदान ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर तुम क्विट करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। लड़की को लगा कि शायद उसे आज़ादी मिल गई है, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, वरदान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए थे। उनकी आंखों में खतरनाक चमक आई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस लड़की के कंधों को थामा और बोले, तो जाओ, क्विट। उन्होंने उसे धकेल दिया था। नहीं। एक जोरदार चीख। वह लड़की सीधे उस ऊंची दीवार से नीचे काले अंधेरे की तरफ गिरने लगी थी। हवा उसकी चीखों को चीर रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी पर डर के मारे उसका गला रुंध गया था। उसे महसूस हुआ कि वह जमीन से टकराने ही वाली है कि तभी दिल्ली के ओखला इलाके के एक मामूली से फ्लैट में वह लड़की अपनी नींद से छिटककर सीधे फर्श पर आ गिरी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। फर्श पर गिरी हुई वो लड़की जैसे हकीकत में लौट आई थी। माथे पर पसीना और आंखों में वही पुराना खौफ था। वह लड़की हाँफते हुए अपना दिल पकड़कर बैठ गई थी। नहीं, ये फिर से वही था, वरदान सिंह शेखावत। ये आदमी मेरे सपनों में भी मेरा कत्ल करने से बाज नहीं आते। उफ, हकीकत में तो मेरा जीना हराम करते हैं। अब क्या सपनों में भी मेरी जान लेकर ही मानेंगे। वो लड़की झुंझलाकर बोली। वो कुछ सेकंड तक फर्श पर ही बैठी रही, पर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी कोहनियों को देखा, कहीं छिल तो नहीं गई। वो हल्के से अपनी दाईं कोहनी पर हाथ फेरने लगी थी। फर्श पर गिरने से हल्की सी लाल हो गई थी। ओह गॉड, अगर मम्मी ने देख लिया होता ना तो फिर पूछताछ शुरू हो जाएगी। वो बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे खड़ी हो गई थी। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी थी जो खिड़की से आती सुबह की पहली किरणों से मिल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर दोनों हाथों से अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया। आईने के सामने जाकर उसने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे, चेहरे पर हाथ फेरा और खुद को ध्यान से देखा। डर अभी भी उसकी आंखों में बाकी था, लेकिन उस डर के पीछे एक जिद भी साफ दिखाई दे रही थी। और यही थी हमारी कहानी की प्यारी सी हीरोइन वर्तिका, ओखला के इस छोटे से फ्लैट में रहने वाली जिद्दी, तेज तर्रार और थोड़ी सी बदकिस्मत लड़की, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी दिल्ली के मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत। वर्तिका ने आईने में खुद को देखते हुए गुस्से से कहा, आज मेरा पहला जन्मदिन है सीएम ऑफिस में, और अगर उस लॉर्ड गवर्नर ने आज भी मुझे तंग किया ना। वो एक सेकंड रुकी, फिर होठ भींचकर बोली, तो वर्तिका ने आईने में खुद को देखते हुए अपनी बात पूरी की। तो मैं उनकी ब्लैक कॉफी में नमक डाल दूंगी। हाँ, यही करूंगी मैं। अपनी ही इस मासूम सी धमकी पर उसने खुद ही नाक सिकोड़ी और फिर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं वर्तिका, पागल है क्या। वो वरदान सिंह शेखावत हैं। नमक डालने पर तुझे ही नमक लगाकर सचिवालय की छत पर पापड़ की तरह सुखा देंगे। उसने अपने ख्यालों को झटका। ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी घड़ी देखी।
6:30 बज रहे थे। वर्तिका अपने गाल फुलाते हुए बोली, हे भगवान, 6:30! अगर 7 बजे तक बस स्टैंड नहीं पहुंची तो ठीक 9 बजे वो इंसान मुझे जंगली बिलौटे की तरह ऐसे घूरेंगे जैसे मैंने उनके आगे से दूध का प्याला उठाकर खुद पी लिया हो। उसने जल्दी से हड़बड़ाहट में अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी आयरन की हुई फॉर्मल शर्ट निकालने की कोशिश की, पर हड़बड़ाहट में 2-3 और कपड़े नीचे गिर गए थे। शिट शिट शिट! उसने जमीन पर पैर पटका, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसे उसका खिलौना ना मिल रहा हो। फिर उसने जल्दी से नीचे गिरे कपड़ों को उठाया, उन्हें बेड पर पटका और आईने की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देने की कोशिश की। ऑल द बेस्ट वर्तिका, याद रखना तुझे सिर्फ मुस्कुराना है, चाहे वो खड़ूस वरदान कुछ भी कहे। तभी रसोई से उसकी मम्मी की आवाज आई, वर्तु, तेरी चाय ठंडी हो गई है, जल्दी आ वरना मैं पी जाऊंगी। वर्तिका बाथरूम से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी मेरी चाय मत पीना, वही तो एकमात्र सहारा है मेरा, आ रही हूँ बस 2 मिनट। बाथरूम से भागते हुए वर्तिका आईने के सामने खड़ी हुई। समय रेत की तरह फिसल रहा था, पर उसे पता था कि जल्लाद वरदान के सामने बेतरतीब होकर जाना खुद अपनी शामत को दावत देना है। उसने अपनी पसंदीदा सफेद रंग की फॉर्मल शर्ट पहनी, जिसे उसने खुद कल रात बड़ी शिद्दत से आयरन किया था। उसने सफेद शर्ट के साथ गहरे नीले रंग के फिटेड ट्राउजर पहनी और चेहरे पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया। उसकी चांद सी चमकती रंगत पर किसी भारी मेकअप की जरूरत नहीं थी। उसने बस अपनी आंखों में हल्का सा काजल लगाया, जिससे उसकी बड़ी बड़ी और शरारती आंखें और भी गहरी लगने लगी थीं। अपनी छोटी सी नोज रिंग को ठीक करते हुए उसने माथे के बीचों बीच एक नन्ही सी लाल बिंदी लगाई। ये बिंदी उसके फॉर्मल लुक में एक भारतीय नजाकत घोल रही थी। उसने अपने लंबे काले और थोड़े बेबी बालों को खुला छोड़ने का सोचा, पर फिर वरदान का सख्त चेहरा याद आ गया था। उसने जल्दी से एक ढीली सी चोटी बनाई, जिससे कुछ लटें निकलकर उसके गालों को छू रही थीं। वर्तिका खुद को आईने में देखते हुए बोली, देख वर्तिका, तू लग तो अच्छी रही है, बस अपनी ये क्यूटनेस थोड़ा घर छोड़कर जा, वरना वो लॉर्ड गवर्नर तुझे फिर से किंडरगार्टन की बच्ची बोलेंगे। उसने जल्दी से अपनी कलाई पर घड़ी बांधी, कानों में छोटे छोटे सिल्वर टॉप पहने और अपना बैग उठाकर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। प्रभा देवी, वर्तिका की माँ ने जैसे ही पराठा वर्तिका की प्लेट में रखा, उनकी नज़र टीवी पर चल रही वरदान की न्यूज़ पर टिक गई थी। प्रभा देवी श्रद्धा के साथ बोली, देख वर्तु देख, कितना तेजस्वी चेहरा है शेखावत साहब का। सुबह के 4 बजे से ही ओखला की सफाई का मुआयना करने निकल गए थे। ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका सबको नहीं मिलता। ये तो तेरे पिछले जन्म के पुण्य हैं, जो तू उनकी सेक्रेटरी है। वर्तिका मुंह फुलाकर बोली, मम्मी वो मुआयना नहीं, मेरी नींद उड़ाने का इंतजाम था। सुबह 3 बजे तक रिपोर्ट्स तैयार करवाई है मुझसे, और ये तेजस्वी चेहरा नहीं, जल्लाद लुक है। उसने ये सब मनी मन कहा था, क्योंकि अगर वो अपने मम्मी पापा के सामने उनके प्यारे सीएम को कुछ कह देती तो अभी उसके मम्मी पापा ही उसे देशद्रोही घोषित कर देते। वर्तिका ने एक लंबी सांस ली और अपना पराठा तोड़ते हुए थोड़ा चिढ़कर बोली, मम्मी कम से कम घर पर तो इनका प्रकोप मुझसे दूर रखा करो। सारा दिन ऑफिस में इनकी वो चील जैसी निगाहें झेलती हूँ, अब नाश्ते की टेबल पर भी मुझे उन्हीं का तेजस्वी चेहरा देखना पड़ेगा। हद है, मतलब घर है या सचिवालय का एक्सटेंशन। प्रभा देवी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, जैसे वर्तिका ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अरे शुभ शुभ बोल वर्तु, प्रकोप नहीं प्रताप कहो प्रताप। तुम समझती क्यों नहीं, उनकी छत्र छाया में रहना ही तेरे लिए वरदान है। ऐसा कुछ नहीं है, वर्तिका चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या पता, कल उन्होंने मुझे। इंद्रप्रस्थ जी, वर्तिका के पिता बीच में ही टोकते हुए बोले, बस वर्तु, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं, राजनीति में अनुशासन ही सब कुछ है। वर्तिका के पिता इंद्रप्रस्थ जी, जो सरकारी विभाग में जॉब करते थे, वरदान के सबसे बड़े मुरीद थे। उन्होंने अखबार नीचे रखा और चश्मा ठीक करते हुए गर्व से बोले, शेखावत साहब का लोहा पूरी दिल्ली मानती है। 1 साल के अंदर ही उन्होंने जो भ्रष्टाचार खत्म किया है, वो कोई और नहीं कर सकता था। अगर वो तुझे डांटते हैं तो समझ ले वो तुझे तराश रहे हैं। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू उनकी परछाई बनकर रहती है। वर्तिका अपनी चाय का घूंट भरते हुए बोली, तराश रहे हैं पापा, वो मुझे तराश नहीं रहे, मेरा कीमा बना रहे हैं। आप दोनों को तो वो किसी फिल्म के हीरो लगते हैं, पर मेरे लिए वो वही जंगली बिलौटा हैं जो जरा सी गलती पर मुझे कच्चा चबाने को तैयार रहते हैं। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि तभी बगल में बैठे इंद्रप्रस्थ जी ने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और अखबार के ऊपर से वर्तिका को ऐसे देखा जैसे वे कोई विपक्षी दल की नेता हो। तू किस्मत वाली है जो उनके कैबिन की धूल साफ करने का हक रखती है।
अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं बिना तनख्वाह के उनके जूते पॉलिश कर देता। वर्तिका ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाई। पापा प्लीज, जूते पॉलिश? हद करते हो आप भी। वो इंसान अगर आपके सामने आ गया ना तो आप भूल जाएंगे कि आप उनके फैन हैं। वो तो नमस्ते का जवाब भी ऐसे देते हैं जैसे हम पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हों। प्रभा देवी पराठे बढ़ाते हुए बोली, वो एहसान ही तो है लाडो। इतने बड़े आदमी का तुझे देखना ही तेरे लिए प्रमोशन है। मुझे तो शंका है कि तू अपनी इस बदजुबानी की वजह से किसी दिन उनकी नजरों में गिर जाएगी। देख, पराठा चुपचाप खा और आज उन्हें वो केसर वाला दूध थर्मस में ले जाकर दे देना। बेचारे सुबह 4 बजे से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, थक गए होंगे। वर्तिका जोर से अपना सिर मेज पर पटकने का नाटक करते हुए बोली, मम्मी, केसर वाला दूध? मैं अगर उन्हें दूध देने गई ना तो वो कहेंगे, मिस वर्तिका, आपको क्या लगता है ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है या कोई हलवाई की दुकान? और फिर मुझे सुबह सुबह अनुशासन का लेक्चर पिला देंगे। इंद्रप्रस्थ जी ने गर्व से सीना चौड़ा किया। यही तो उनकी खूबी है, नो बकवास, सिर्फ काम। जावर तो देर मत कर, आज तो उनका जन्मदिन है। उन्हें मेरी तरफ से बधाई देना और कहना कि वो जुग जुग जिए। वर्तिका हैरान होकर बोली, क्या आज उनका जन्मदिन है? हे भगवान, मतलब आज तो बहुत भी ज्यादा सीरियस होंगे। वो तो खुश होना भी नहीं जानते। वर्तिका ने देखा कि उसकी मम्मी पापा तो वरदान की आरती उतारने को तैयार बैठे हैं। उसने अपना बैग उठाया और पापा के पैर छुए, जिन्होंने आशीर्वाद में भी यही कहा, शेखावत साहब का नाम रोशन करना। वर्तिका बुदबुदाती हुई बाहर निकली। यहाँ तो घर में भी उन्हीं की सरकार चल रही है। बेटी का जन्मदिन है, वो याद नहीं, सीएम साहब का जन्मदिन नहीं भूले। सचिवालय की विशाल बिल्डिंग के बाहर आज हमेशा से ज्यादा हलचल थी। सिक्योरिटी गार्ड्स की वॉकी टॉकी पर लगातार आवाजें आ रही थीं। अलर्ट, सीएम का काफिला 5 मिनट में पहुंचने वाला है। वर्तिका अभी अभी बस से उतरकर भागते हुए गेट के अंदर घुसी थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 8:58 हो रहे थे। उसने राहत की सांस ली, बच गई। आज तो वो जंगली बिलौटे मुझे घूमने का मौका खो देंगे। लेकिन तभी सचिवालय के बाहर अचानक एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक लगे। काले रंग की 7 रेंज रोवर, काले शीशों वाली गाड़ियां एकदम लाइन में आकर रुकीं। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया था। गार्ड तुरंत सीधे खड़े हो गए थे। एक कमांडर ने ऊंची आवाज में कहा, अटेंशन। वर्तिका ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पहली गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और अगले ही पल एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी गाड़ी से बाहर उतरा। काले रंग का फॉर्मल सूट, तेज नुकीली जॉलाइन, सलीके से सेट बाल और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे किसी ने बर्फ जमा दी हो। वो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री वरदान सिंह शेखावत। 28 साल की उम्र में दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाले वो आदमी जिनकी एक नज़र से बड़े बड़े अफसरों की रीढ़ सीधी हो जाती थी। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, पूरे सचिवालय में एकदम अनुशासन छा गया था। सभी अफसरों ने एक साथ सिर झुका दिया था। वरदान बिना किसी की तरफ देखे सीधे आगे बढ़ने लगे थे। उनके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर साफ गूंज रही थी। टक ठक टक। वर्तिका वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी और अचानक उसके दिमाग में सुबह वाला सपना चमक गया था। वही आंखें, वही ठंडा चेहरा। उसका दिल धक से रह गया था। हे भगवान, ये तो सच में भी उतने ही डरावने हैं। उधर वरदान तेज कदमों से अंदर जा रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए थे। पूरा स्टाफ एक सेकंड के लिए सांस रोककर खड़ा रह गया था। वरदान ने धीरे से सर घुमाया और उसकी ठंडी नजर सीधे आकर वर्तिका पर टिक गई थी। वर्तिका का गला सूख गया था। उसने मन ही मन कहा, लो, गई भैंस पानी में। वरदान ने उसे कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखा, फिर बेहद शांत आवाज में बोले, मिस वर्तिका। वर्तिका के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जी सर। वरदान ने अपनी कलाई घड़ी देखी, फिर बोला, 9 बजने में अभी भी 27 सेकंड बाकी हैं। उसकी आंखें फिर वर्तिका पर टिक गई थीं। गुड। 1 सेकंड रुककर उसने कहा, लगता है आज आपकी घड़ी ने आपका साथ दे दिया। और इतना कहकर वे मुड़े और सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। वर्तिका वहीं खड़ी रह गई थी। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, हे भगवान, ये आदमी एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिलाकर ही मानेंगे। वर्तिका अभी अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वरदान के कदमों की आवाज रुकी
मुड़कर नहीं देखा था, पर उसकी गहरी और सघन आवाज गलियारे के सन्नाटे को चीरती हुई वर्तिका के कानों से टकराई। अब वहां बुद्ध बनकर खड़ी क्या हो? फॉलो मी। वर्तिका हड़बड़ा गई थी। जी जी सर। उसने जल्दी से अपना बैग संभाला और अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे ऐसे दौड़ी जैसे कोई छोटी सी नाव किसी विशाल समुद्री जहाज का पीछा कर रही हो। प्रधान के पैर लंबे थे और उसके चलने की रफ्तार किसी सधे हुए शिकारी जैसी थी। वर्तिका को अपनी छोटी सैंडल के साथ लगभग भागना पड़ रहा था। उसके चेहरे पर गिरती लटें अब उसकी आंखों में आ रही थीं, पर उन्हें हटाने का वक्त किसके पास था। जैसे ही वे कैबिन के अंदर दाखिल हुई, वर्धान ने अपनी मेज की तरफ बढ़ते हुए कोट का बटन खोला और कुर्सी पर बैठने से पहले ही ऑर्डर्स की बौछार शुरू कर दी थी। मिस वर्तिका, अगले 10 मिनट में मुझे यमुना क्लिनिक प्रोजेक्ट की फाइल मेरे टेबल पर चाहिए। साथ ही कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स टाइप करके मेल कर दीजिए। वर्तिका ने अभी अपना बैग डेस्क पर रखा ही था कि दूसरा ऑर्डर आया। और सुनिए, दोपहर 2 बजे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मेरी प्रेजेंटेशन है। उसके नोट्स तैयार रखिए। 5 मिनट बाद मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, बिना चीनी के, याद है ना? और हाँ, वह अपनी कुर्सी पर बैठा और अपनी बर्फीली निगाहें वर्तिका के चेहरे पर टिका दी थीं और गहरी आवाज में बोले, आज बाहर फ्लायर्स लेकर आने वाले चापलूसों की भीड़ लगी होगी। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। मेरा जन्मदिन मेरे लिए सिर्फ एक और वर्किंग डे है, कोई त्योहार नहीं, समझी आप? वर्तिका बेचारी हाथ में पेन और डायरी लिए पागलों की तरह सब कुछ नोट कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, पर उसका मन फिर से बुदबुदा उठा था। जन्मदिन है या इमरजेंसी? एक तो मम्मी ने वो केसर वाला दूध जबरदस्ती बैग में रख दिया है, अब इन जंगली प्लॉटे को दूध दिखा दिया तो ये मुझे जिंदा ही दफन कर देंगे। सर, वो वर्तिका ने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा। वो क्या? वर्धान ने फाइल खोलते हुए बिना सर उठाए पूछा। उसकी आवाज में वही चिर परिचित शक्ति थी। सर, हैप्पी बर्थडे, और पापा ने आपके लिए बधाई भेजी है। वर्तिका ने बहुत ही दबी आवाज में कहा, जैसे कोई गुनाह कबूल कर रही हो। वर्धान के पेन चलने की आवाज अचानक रुक गई थी। वर्धान के पेन की आवाज का रुकना उस कैबिन में किसी धमाके से कम नहीं था। उसने अपनी पलकें धीरे से उठाईं और वर्धान ने उसे कुछ सेकंड तक ऐसे देखा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो। वर्तिका ने अपनी डायरी को सीने से और कसकर चिपका लिया था। उसे लगा शायद अब कोई तूफान आएगा, कोई कड़कती हुई डांट पड़ेगी। कैबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि वर्तिका को अपनी ही घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन वर्धान के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। उसने बेहद ठंडी और सपाट आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, हो गया। वर्तिका एक पल के लिए ठिठक गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वो शुक्रिया कहेगा या कम से कम उसके पापा के लिए कोई संदेश देगा, पर हो गया का मतलब था कि उसकी बातों की कीमत वर्धान की नज़र में रद्दी के कागज से भी कम थी। जी 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 सर, वर्तिका ने हकलाते हुए जवाब दिया। वर्धान ने वापस फाइल पर अपनी नजरें टिका दी थी और बिना किसी भावना के बोला, तो अब यहाँ खड़े होकर मेरा चेहरा मत देखिए। आपके पास अब सिर्फ 4.5 मिनट बचे हैं मेरी कॉफी के लिए, और अगली बार अपने पारिवारिक जज्बात घर छोड़कर आया कीजिए। इस ऑफिस को आपकी विश की नहीं, आपके वर्क रिपोर्ट की जरूरत है। वर्तिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन किया कि वही केसर वाले दूध की बोतल निकाले और इस पत्थर के ऊपर उड़ेल दे। इतनी अकड़, इंसान है या लोहे का खंभा? और मैं कौन सा इन्हें बर्थडे विश करना चाहती थी? मेरी ज्योति भी इन्हें बर्थडे विश न करें, वो तो पापा की जिद थी इसलिए बोला। उसने मन ही मन सोचा। सॉरी सर, वर्तिका ने दांत भींच कर कहा और मुड़कर तेज कदमों से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर आई, उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ मुक्का दिखाया। बड़े आए लॉर्ड गवर्नर। हो गया। किसी दिन सच में मैं इनकी कॉफी में जहर नहीं, जहर तो महंगा आता है, घरेले का जूस मिला दूंगी। पापा भी ना जाने किस मिट्टी के बने हैं, जो इस जंगली ब्लोटे के फैन हैं। वह तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। उसे पता था कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो वर्धान सिंह शेखावत उसे सच में पापड़ बना देगा। उसने कॉफी का मग उठाया
और मशीन की तरफ बढ़ी, पर उसके हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहे थे। तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी, जहां से उस केसर वाले दूध की खुशबू धीरे से बाहर झांक रही थी। प्रभा देवी की ममता और वरदान की कड़वाहट के बीच वर्तिका बुरी तरह फंस चुकी थी। वर्तिका ने एक गहरी सांस ली। किचन के सन्नाटे में उसने अपनी मम्मी की उस केसर वाले दूध की बोतल को बैग के सबसे गहरे कोने में धकेल दिया था। उसने अपने बाल सेट किए और एक गहरी सांस ली। जल्दी से कॉफी का मग उठाया। उसने घड़ी देखी, पूरे 4:30। वह तेज कदमों से कैबिन की ओर बढ़ी, दरवाजा हल्के से धकेला और बिना आवाज किए अंदर दाखिल हुई। वरदान अब भी उसी मुद्रा में था, आंखें फाइलों पर, चेहरे पर वही बर्फ जैसी ठंडक। वर्तिका ने बड़ी सावधानी से मग उसके टेबल की दाईं ओर रखा, क्योंकि वरदान को आवाज पसंद नहीं थी। वह पलटने ही वाली थी कि वरदान की सपाट आवाज ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया था। कॉफी की महक बता रही है कि इसमें तापमान ठीक है, पर आपकी घबराहट बता रही है कि आपने यमुना प्रोजेक्ट वाली फाइल अभी तक नहीं ढूंढी है। उसने अब भी सिर नहीं उठाया था। वर्तिका ने आंखें सिकोड़ी और मन ही मन बोली, इनकी आंखों में एक्सरे लगा है क्या? सर, मैं बस अभी। वर्तिका ने घबराते हुए कहा। वरदान बात को काटते हुए बोले, अभी नहीं मिस वर्तिका, तुरंत। कॉफी पीने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। उन 3 मिनटों में मुझे आपकी डेस्क पर से 3 चीजें चाहिए। पहला, कल की प्रेस रिलीज का ड्राफ्ट। दूसरा, आज शाम होने वाली बजट मीटिंग के लिए मेहमानों की लिस्ट। और तीसरा। उसने अचानक पेन छोड़ा और अपनी ठंडी पैनी नजरें वर्तिका के चेहरे पर टिका दी थी। तीसरा, वो केसर की खुशबू जो आपके कपड़ों से आ रही है। उसे केबिन से बाहर रखकर आइए। ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, कोई हलवाई की दुकान नहीं। मुझे अनुशासन पसंद है, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं। वर्तिका का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा था। पिछले 28 दिनों में वर्तिका इतना तो जानी गई थी कि वरदान सिंह शेखावत किस तरह से रिएक्ट करता है। उसने अपने बैग में रखी उस दूध की बोतल को मन ही मन कोसा, जिसकी महक ने उसे पकड़वा दिया था। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकलने लगी थी। तभी वरदान पीछे से बोले, और सुनिए, अगले आधे घंटे तक कोई भी कॉल अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कोई बहुत जरूरी हुआ तो भी पहले मुझसे पूछिएगा। जाइए। वर्तिका बाहर आई और अपना बैग डेस्क पर धड़ाम से रखा। विचलित होना पसंद नहीं है, खुद तो किसी पत्थर की मूरत से कम नहीं है और दूसरों को अनुशासन सिखाते हैं। उसने झट से अपनी दराज खोली और फाइलें ढूंढने लगी थी। वह इतनी झुंझलाई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सचिवालय के बड़े हॉल में कुछ हलचल हो रही थी। अगले 3 घंटे वर्तिका के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे। उसने अपनी झुंझलाहट को एक तरफ रखा और पूरी शिद्दत से काम में जुट गई थी। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां किसी मशीन की तरह चल रही थीं। वो चाहे वरदान सिंह शेखावत से कितनी ही नफरत करती हो, लेकिन अपने काम के लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी और इसी वजह से वो अब तक वरदान के कैबिन में टिकी हुई थी, वरना वरदान किसी भी सेक्रेटरी को 2 दिन से ज्यादा रख नहीं पाता था। उसने यमुना प्रोजेक्ट की फाइल निकाली, प्रेस रिलीज का ड्राफ्ट तैयार किया और बजट मीटिंग की लिस्ट भी फाइनल कर दी थी। इस बीच वरदान 2 बार कैबिन से बाहर निकले, लेकिन उसने एक बार भी वर्तिका की तरफ नहीं देखा था। उसकी वही ठंडी खामोशी पूरे ऑफिस में तनाव पैदा कर रही थी। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। सचिवालय के कॉरिडोर में लंच की खुशबू फैलने लगी थी। वर्तिका की भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। सुबह बस भागदौड़ में मम्मी का दिया एक पराठा ही खा पाई थी। उसने राहत की सांस ली और अपनी दराज से वो स्टील का टिफिन निकाला। अब चाहे ये जंगली ब्लोटा दहाड़े या चिंगाड़े, मैं तो लंच करके ही रहूंगी, वर्तिका ने मनी मन खुद से कहा और टिफिन का ढक्कन खोलने ही वाली थी कि तभी एक साय ने उसकी डेस्क पर अंधेरा कर दिया था। वर्तिका ने गर्दन उठाई। सामने वरदान का पर्सनल ड्राइवर राम सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर वैसी ही संजीदगी थी जैसी वरदान के स्टाफ में हर किसी की होती थी। मैडम, शेखावत साहब गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, राम सिंह ने अदब से कहा। वर्तिका के हाथ में पकड़ा हुआ टिफिन वहीं रुक गया था। उसने हैरानी से घड़ी देखी और फिर राम सिंह को, गाड़ी में? पर क्यों? अभी तो लंच टाइम है और सर की अगली मीटिंग तो 2 बजे है ना? वर्तिका शेड्यूल देखते हुए बोली। राम सिंह सपाट आवाज में बोले, साहब ने सिर्फ इतना ही कहा है कि मिस वर्तिका को तुरंत नीचे भेजो।
वो पिछले 2 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। वर्तिका का चेहरा उतर गया था। उसने अपनी भूख और उस स्वादिष्ट महक वाले टिफिन को बड़े दुख के साथ देखा। मेरा लंच, मेरी प्यारी प्यारी सेहतमंद कचौड़ियाँ। उसने बुदबुदाते हुए टिफिन वापस दराज में धकेला और अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई थी। वर्तिका को पता था कि वो 1 सेकंड भी लेट हुई तो फिर से उसे लेक्चर सुनने को मिलेगा। इसी वजह से वो भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। जैसे ही वह सचिवालय की सीढ़ियों से उतरकर बाहर आई, उसने देखा कि काले रंग की वो आलीशान रेंज रोवर चालू हालत में खड़ी है। पीछे का शीशा थोड़ा नीचे हुआ और वरदान की कड़क आवाज आई, मिस वर्तिका, आपके पास बैठने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं, वरना मैं आपको यहीं छोड़कर निकल जाऊंगा। वर्तिका बदहवास होकर दौड़ती हुई गाड़ी के पास पहुंची और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई थी। गाड़ी के अंदर का एसी बाहर की गर्मी के मुकाबले बहुत ठंडा था। वरदान अपने आईपैड में कुछ देख रहा था। उसने एक बार भी मुड़कर वर्तिका को नहीं देखा था। वर्तिका हाफते हुए बोली, सर, हम कहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब है लंच का टाइम था। वरदान बिना आईपैड से नजरें हटाए बोले, लंच आप रास्ते में भी कर सकती थी। अगर आप वक्त की पाबंद होती। आप पूरे 11 सेकंड लेट हैं। अभी हम ओखला के एक सरकारी स्कूल का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। अपनी डायरी निकालिए और उन पॉइंट्स को नोट करना शुरू कीजिए जो मैंने सुबह एजुकेशन फाइल में मार्क किए थे। वर्तिका ने एक ठंडी आह भरी और मन ही मन बुदबुदाई, मैं 11 सेकंड लेट थी तो खुद ने कौन सा लाल किला बना दिया है। मेरी जिंदगी में लगे गिरने आप। वर्तिका बेचारी मन ही मन बोल रही थी, पर वो जानती थी मिस्टर शेखावत को बहुत सारी गाड़ियां और बॉडीगार्ड को साथ लेकर चलना पसंद नहीं है और वे आए दिन दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहीं भी धप्पा बोल देते थे। इसीलिए सिक्योरिटी हमेशा फॉर्मल ड्रेस में उन्हें फॉलो करती थी। वर्तिका ने एक लंबी और बेबसी भरी सांस ली। उसकी आंखें भूख के मारे कुलकुला रही थीं, पर वरदान शेखावत के सामने कचौड़ियों का जिक्र करना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा था। उसने कांपते हाथों से अपनी डायरी और पेन निकाला। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। वरदान एक के बाद एक पॉइंट्स बोलते जा रहे थे। स्कूल की अटेंडेंस, मिड डे मील की क्वालिटी, पिछले 3 साल का बजट, एलोकेशन। वर्तिका बुदबुदाते हुए बोली, जी सर, अटेंडेंस, बजट। वरदान की आवाज़ बहुत ही लो पिच और गहरी थी, जो ठंडी एसी की हवा के साथ मिलकर वर्तिका के कानों में किसी लोरी का काम करने लगी थी। सुबह के 4 बजे का वो डरावना सपना, रात की अंधूरी नींद और फिर सुबह की वो भाग दौड़। वर्तिका का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसने एक पॉइंट लिखा, मिड डे मील की जांच। फिर उसकी कलम थोड़ी धीमी हुई। गाड़ी जब किसी ऊंचे जंपर से गुजरी तो वर्तिका का सिर हल्का सा झटका खाया, पर उसकी आंखें भारी होती जा रही थीं। उसने डायरी पर पेन टिकाया, पर अब उसके हाथ नहीं चल रहे थे। वरदान लगातार बोलते रहे, और हाँ, प्रिंसिपल से कहना कि वो पिछले महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट। लेकिन वे अचानक रुके। उनके बगल से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और जो देखा उससे उनकी घनी भौहें सिकुड़ गई थीं। वर्तिका का सिर सीट के पीछे वाले हिस्से से थोड़ा ढलका हुआ था। उसकी लंबी पलकें उसके गालों पर आराम कर रही थीं। उसकी डायरी गोद में खुली हुई थी, जिस पर आखिरी शब्द प्रोग्रेस लिखकर पेन की स्याही एक बड़ा सा नीला धब्बा बना रही थी। उसकी नन्ही सी लाल बिंदी और चेहरे पर बिखरी बालों की एक लट, वो इस वक्त किसी सेक्रेटरी से ज्यादा एक थककर सोई हुई मासूम बच्ची लग रही थी। वरदान के चेहरे के सख्त भाव एक पल के लिए ढीले पड़े, पर अगले ही पल वह सख्त हो गए थे। उसने अपनी घड़ी देखी, दोपहर के 2 बजने वाले थे। उसने ड्राइवर को रुकने का इशारा करना चाहा, पर फिर रुक गया था। तभी गाड़ी ने एक तीखा मोड़ लिया। वर्तिका का संतुलन बिगड़ा और उसका सिर सीधा वरदान के मजबूत कंधों पर जा टिका था। वरदान का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसकी सांसें 1 सेकंड के लिए थम सी गई थीं। उसने वर्तिका के उस चेहरे को देखा जो अब उसके बिल्कुल करीब था। उसकी हल्की हल्की सांसें वरदान को अपने कोट पर महसूस हो रही थीं। वरदान धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में बोले, मिस वर्तिका। पर वर्तिका वो तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में थी।
जहाँ ना कोई जंगली बिलौटा था और ना ही कोई अनुशासन का लेक्चर। राम सिंह ने आईने में पीछे देखा और मुस्कुराने ही वाला था कि वरदान की बर्फीली नजरों ने उसे चुप करा दिया था। उनका चेहरा गुस्से से तप रहा था क्योंकि वर्तिका का उन्हें इस तरह छूना प्रोटोकॉल के खिलाफ था। वरदान ने अपना हाथ उठाया ताकि वे वर्तिका को धीरे से धकेलकर खुद से दूर कर सकें। वह अनुशासन का पक्का खिलाड़ी था और उसे अपने पर्सनल स्पेस में किसी की भी घुसपैठ पसंद नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां वर्तिका के कंधे को छूने ही वाली थीं, वर्तिका ने नींद में ही एक गहरी सांस ली। उसने अनजाने में ही अपनी दोनों बाहें वरदान के गले में डाल दी थीं और उसे एक नरम तकिया समझकर पूरी शिद्दत से अपने करीब खींच लिया था। उसका मासूम चेहरा अब वरदान के सीने से सटा हुआ था, पर वरदान के चेहरे की नसें सख्ती से तन गई थीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसके एक इशारे पर पूरी कैबिनेट कांपती थी, आज एक छोटी सी सेक्रेटरी की गिरफ्त में कैद हो गया था। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़कने लगा था। शायद पहली बार किसी ने उस लोहे के इंसान को इतनी आत्मीयता से छुआ था। तभी सड़क पर एक गहरा गड्ढा आया और गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। झटके के साथ ही वर्तिका की आंखें खुली और फटी की फटी रह गई थीं। उसे महसूस हुआ कि वह किसी पत्थर जैसी सख्त मगर गर्म चीज से लिपटी हुई है। उसने धीरे से ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई थी। सामने वरदान सिंह शेखावत का चेहरा था। उसकी नाक वर्तिका के माथे से महज 1 इंच की दूरी पर थी। वरदान की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, मानो वह अभी उसे जिंदा भस्म कर देगा। मिस वर्तिका। वरदान की आवाज इतनी ठंडी थी कि गाड़ी का एसी भी फीका पड़ जाए। क्या मैं आपको तकिए जैसा दिखता हूँ? मम्मी! वर्तिका हड़बड़ाहट में बिजली की फुर्ती से पीछे हटी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पर हड़बड़ाहट इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर सीधा गाड़ी की मजबूत खिड़की के फ्रेम से जा टकराया था। आउच! उफ मम्मी! वर्तिका ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में दर्द के मारे आंसू तैरने लगे थे, पर सामने वरदान का सख्त चेहरा देखकर वह अपना दर्द भी भूल गई थी। वह सीट के कोने में दुबक गई, जैसे कोई चूहा बिल्ली के सामने फंस गया हो। वरदान ने अपनी शर्ट की सिलवटें ठीक की और अपना कोट झाड़ा, जैसे उस पर कोई धूल गिर गई हो। उसने अपनी घड़ी देखी और फिर कड़क अंदाज में बोला, मिस वर्तिका। वर्तिका का गला सूख गया था। वह सीट के कोने में दुबकी हुई बैठी थी। जी 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 सर। वरदान ने अपनी तीखी नजरें उस पर टिकाई। सरकारी गाड़ी में सरकारी ड्यूटी के दौरान सोना क्या आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है? वरदान ने दांत भींचते हुए कहा। वर्तिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। सॉरी सर। वह इतनी तेजी से बोली कि शब्द भी आपस में टकरा गए थे। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। सॉरी सर, वो मैं सो गई थी। मेरा मतलब नींद आ गई थी। मेरा मतलब। बस। वरदान की ठंडी आवाज ने उसकी पूरी स्पीच वहीं रोक दी थी। उसने धीरे से अपना कोट सीधा किया, जैसे अभी अभी किसी ने उसकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है मुझे। वरदान की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मैं जानता हूं आप कितनी केयरलेस हैं। आपको पता है अभी स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? वर्तिका ने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर ट्रैफिक है और स्कूल अभी काफी दूर लग रहा है, और आप दूसरी गाड़ी से आए हैं तो रास्ता भी खाली नहीं होगा आपके लिए। सर शायद आधा घंटा लग जाएगा। वरदान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, फिर सामने देखते हुए बोले, राम सिंह, गाड़ी रोकिए। ब्रेक लगा। गाड़ी सड़क किनारे रुक गई थी। वर्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर? वरदान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, पर उतनी ही सख्त। आपने सरकारी ड्यूटी के दौरान सोने का रिकॉर्ड बनाया है। वर्तिका की सांस अटक गई थी। वरदान आगे बोले, और अनुशासन तोड़ने पर सजा मिलती है। ये तो आप पिछले 28 दिन में अच्छे से जान गई होंगी ना, या फिर मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? वह एक पल रुके, फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया। उतरिए।
वर्तिका की आंखें गोल हो गई थीं। अभी वरदान की वो हल्की सी उठी। क्या मैंने मजाक किया है? वर्तिका का गला सूख गया था। वह नाव में सिर हिलाते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई थी। गर्मी की धूप सड़क पर चमक रही थी। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। तभी वरदान की आवाज फिर से आई। स्कूल आधे घंटे की दूरी पर है। वर्तिका ने घबराकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो समझ गई हो कि वरदान क्या कहने वाला है। वरदान की आंखों में वही ठंडी चमक थी। आप वहां मुझसे पहले पहुंचेंगी। उसकी बात सुनकर वर्तिका तो जैसे सांस लेना भूल गई थी। सर मैं कैसे? वरदान बिल्कुल शांत स्वर में बोले, दौड़कर, चलकर, उड़कर, या जैसे आप चाहें। फिर वह हल्का सा झुके। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचूं, आप स्कूल के गेट पर खड़ी मिलनी चाहिए। वर्तिका के होश उड़ गए थे। वरदान ने ड्राइवर से कहा, राम सिंह, चलिए। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही सेकंड में काली रेंज रोवर वर्तिका को सड़क के बीच अकेला छोड़कर आगे निकल गई थी। वर्तिका वहीं खड़ी रह गई थी। उसने सामने लंबी सड़क को देखा, फिर दूर जाती हुई मुख्यमंत्री की गाड़ी को, और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, लॉर्ड गवर्नर। उसने अपनी सैंडल्स की तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी बनना शायद उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं थोड़ा धीमा बोला करूं ताकि उन्हें समझ आए, तो आज मैंने थोड़ा स्लो पेस में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी। अब आप लोग बताइए, क्या आपको इस तरह की रिकॉर्डिंग अच्छी लगी, या फिर मैं उसी पेस में रिकॉर्डिंग करूं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, क्योंकि इतना स्लो बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और क्या आपको कहानी का पहला पार्ट अच्छा लगा? क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसके सभी पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.